हेलो एवरीवन। देखिए, कल इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने यूनिट 4 को मैं सीएनसी मशीन्स को डिस्कस कर लिया था, है ना। अब अपन को उसके आगे अपन ने एप्लीकेशंस भी पढ़ लिए थे। देखिए, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो पढ़ लिया था। अब अपन को पढ़ना था पार्ट प्रोग्रामिंग। क्या पढ़ना था? ऑटोमेटिक टूल चेंजर भी पढ़ लिया था अपन ने, है ना। पार्ट प्रोग्रामिंग, है ना। ठीक है, पार्ट प्रोग्रामिंग सीएनसी मशीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पार्ट प्रोग्रामिंग। अब जो भी बात होगी अपनी सीएनसी मशीन में, जो अपन ने कंट्रोल चार्ट्स देखा था, कंट्रोल जो ब्लॉक डायग्राम आपने देखा था किसका, सीएनसी मशीन्स का, जो उसमें कंट्रोल यूनिट होती थी, सारा काम अब वहीं पे होना है। ठीक है, पार्ट प्रोग्रामिंग जिसको इंग्लिश में, हिंदी में पुर्जा प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आप पार्ट प्रोग्रामिंग याद रखिए बस। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोग्राम के डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। जो प्रोग्राम होता है, जो आपका सीएनसी मशीन में रन होता है, उस प्रोग्राम की डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको लिखा जाता है। देखिए, आप देखिए, पुर्जा प्रोग्रामिंग द्वारा एनसी मशीन्स के प्रस्तावित प्रक्रमण, ठीक है, प्रक्रमण मतलब पदों का अनुक्रम तैयार किया जाता है। जो उसके इंस्ट्रक्शन रहते हैं उसका एक सीक्वेंस तैयार किया जाता है और उनको लिखा जाता है। प्रोग्राम अनुदेश को टैब या किसी अन्य आउटपुट माध्यम में रखें। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनको किसी टैब या अन्य स्टोरेज डिवाइस में रखा जाता है, जो मशीन टूल को क्या देता है, कार्य करने की निर्देश देता है। ठीक है, तो कार्य करने के निर्देश जो होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, और एक पार्ट प्रोग्राम में कई सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। उन्हीं इंस्ट्रक्शन को लिखने का काम ही प्रोग्रामिंग कहलाती है। ठीक है, अब दो टाइप से प्रोग्रामिंग लिखते हैं। क्या? दो टाइप से आपकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो लिखी जाती है ना। तो दो टाइप से आपकी जो प्रोग्रामिंग लिखी जाती है वो होती है, एक है मैनुअली पार्ट प्रोग्रामिंग। मैनुअली पार्ट प्रोग्रामिंग में ज्यादा हार्ड, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स शेप की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते आप। सिंपल सी प्रोग्रामिंग की जाती है, जो पॉइंट टू पॉइंट वाली प्रोग्राम होती है कि इस पॉइंट से चलना है, इस पॉइंट पे आपको खत्म करना है। तो सिंपल वाले प्रोग्राम किससे मैनुअली लिखे जाते हैं, मैनुअली पार्ट प्रोग्रामिंग की उसमें कैटेगरी में आते हैं। दूसरा होता है अभिकलित सहज प्रोग्राम, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम, जिसके लिए कैटिया सॉफ्टवेयर जिसके लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्राम लैंग्वेज विकसित की गई हैं, जिनकी सहायता से पार्ट प्रोग्रामिंग की बनाए जाते हैं। ठीक है, अब जो पार्ट प्रोग्रामिंग होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का सेटअप होता है, किस किस प्रकार से आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और वो इंस्ट्रक्शन आपकी सीएनसी मशीन की कंट्रोल यूनिट उसको एनालाइज करेगी, और फिर आगे जो भी ड्राइविंग यूनिट्स होगी उस ड्राइविंग यूनिट्स को कार्य करने के अनुदेश देगी। ठीक है, तो ये होती है आपकी पार्ट प्रोग्रामिंग। दो टाइप से होती है, सिंपल मैनुअल प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, दो टाइप की प्रोग्रामिंग होती है ना। तो जो कॉम्प्लेक्स शेप होते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप का जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो किससे दिए जाते हैं, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग से, है ना। तो मैनुअली इसी से ही बहुत बनाई जाती है आपकी प्रोग्रामिंग, क्योंकि इसमें ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो आपका त्रुटि नहीं होती है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है अगर आप इससे प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, अब जो बार बार पार्ट प्रोग्रामिंग की बात आ रही है, उस पार्ट प्रोग्रामिंग को देख लेते हैं। पार्ट प्रोग्रामिंग एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, पार्ट प्रोग्रामिंग में होता क्या क्या है। ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना,
वो किस प्रकार से आपकी पार्ट प्रोग्रामिंग होती है। देखिए सीएनसी प्रोग्रामिंग में अक्षर, शब्द, ब्लॉक इत्यादि पदों का उपयोग किया जाता है। अक्षर सीएनसी प्रोग्रामिंग की सॉरी सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, सीएनसी मशीन के लिए इन्हें निर्देश बनाता है। ये क्या बनाता है? इंस्ट्रक्शन बनाता है। किसके लिए? सीएनसी मशीन की कंट्रोल यूनिट के लिए। ठीक है, अब देखें, ये होता है एक सेट ऑफ ब्लॉक्स, दिस वन। इस प्रकार से ऐसे एक पार्ट प्रोग्राम में कई हजारों इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वो डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम की लेंथ पर, कितना बड़ा प्रोग्राम है। अगर छोटा प्रोग्राम है तो छोटे इंस्ट्रक्शन के कम इंस्ट्रक्शन रहेंगी, है ना। देखें, अब इसकी संरचना देख लेते हैं, कौन क्या क्या होता है। ठीक है, एन, ये आपको सीक्वेंस बताता है, कौन सा ब्लॉक नंबर है, N01, N02, N03, N04, तो वो आपको नंबर बताएगा। जी कोड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी सीएनसी मशीन्स में, जी कोड और एम कोड। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं कि कोई 5 जी कोड या 5 एम कोडों के नाम लिखिए, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको सारे जी कोड और एम कोड याद होने चाहिए। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बताना है आपको कि एक्स एक्सिस में कितना जाएगा, वाई एक्सिस में कितना जाएगा और जेड एक्सिस में कितना जाएगा, है ना। तो ये आपको कोऑर्डिनेट बताने होते हैं। एफ मतलब स्पिंडल फीड। ठीक है, स्पिंडल फीड, कितनी फीड आपको देना है, जो स्पिंडल है उसकी कितनी फीड आपको देना है, उसको कितना ट्रेवल कराना है ना, पार्ट की कटिंग के लिए। एम कोड मिसलिनियस फंक्शन बोलते हैं, एम कोड को क्या बोलते हैं? मिसलिनियस फंक्शन। ठीक है, एस स्पिंडल स्पीड, कितनी स्पीड आपको रखनी है किसकी? स्पिंडल की। टी कौन से औजार रखना है, कितनी औजार संख्या का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक का इस्तेमाल करेंगे, दो का करेंगे, तीन का करेंगे, वो वैसा जैसा आपका प्रोग्राम होगा या जिस प्रकार का आपका वर्क परफॉर्म करना होगा उस प्रकार से लगाते हैं। एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है, यहां पे एंड ऑफ ब्लॉक हो जाता है। तो ये पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है और इन्हीं इंस्ट्रक्शनों में धीरे एक बदलाव करके नए नए इंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं। जैसे जैसे आपको उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है उसी प्रकार से इसमें बदलाव करके आप नीचे नीचे प्रोग्राम बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये है एक इंस्ट्रक्शन, ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है किसके लिए? कंट्रोल यूनिट के लिए। ऐसे हजारों इंस्ट्रक्शन होते हैं पार्ट प्रोग्राम में जो उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, ऐसे हजारों इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया है, वही सब चीजें लिखी है। एन क्या होता है? शब्द होता है। जी होता है प्रिपरेटरी फंक्शन, आपको किस प्रकार का कोई परफॉर्म करना है, जैसे G02, G81 आदि। ठीक है, एक्स वाई जेड आपको एक्सेस डिफाइन करना है कि एक्स एक्सिस में जाके यहाँ पे ये काम करना है, वाई एक्सिस में जाके यहाँ पे ये काम करना है। ठीक है, एक आपको रेफरेंस पॉइंट बनाना होता है, उस रेफरेंस पॉइंट से आप एक्स एक्सिस डायरेक्शन में इतना जाएंगे, वहां पे एक होल करेंगे, वाई वहां से वाई एक्सिस डायरेक्शन में यहाँ इतना जाएंगे तो यहाँ पे ये होल करेंगे। तो इस प्रकार से आपको एक्सिस आपको डिफाइन करनी होती है आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, एफ एफ का प्रयोग फीड रेट मैंने बता चुका हूं। एस स्पिंडल स्पीड होती है। टी टूल का चयन करना होता है। एम आपका मिसलेनियस फंक्शन होता है कि आपको जैसे कूलेंट ऑन करना है, कूलेंट ऑफ करना है, बहुत सारी चीजें होती है ना। और एंड ऑफ ब्लॉक यहाँ पे आपका ये समाप्त हो गया इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरी एक संरचना होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जी कोड और एम कोड। जी कोड एक प्रारंभिक फलन शब्द होता है जिसमें एड्रेस कैरेक्टर के साथ साथ 2 अंक होते हैं, जिसमें जी कोड को के नाम से जाना जाता है। इन अनुक्रम की संख्या शब्द तथा टैब कोड के पश्चात कोड 2 प्रकार के होते हैं, मॉडल और नॉन मॉडल। मॉडल कोड केवल तब तक क्रियाशील होते हैं जब तक कि उन्हें नष्ट ना किया जाए, और नॉन मॉडल कोड वही कोड होते हैं जिनमें जो कि प्रोग्राम्ड होता है। ठीक है ना, जैसे प्रोग्राम होता है, जैसे कैंट साइकिल वाले, है ना। कैंट साइकिल क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है,
तो एम कोड क्या होते हैं? देखो, एम कोड एक विशिष्ट विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे स्पिंडल स्टार्ट, स्टॉप, कूलेंट ऑन, कूलेंट ऑफ। तो इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं एम कोड में। ठीक है, देखिए जी कोड, इतने सारे जी कोड हैं। अब ये जी कोड आपको याद होने चाहिए, है ना? ये जी कोड आपको याद होने चाहिए, है ना? यदि आपको जी कोड याद है, जैसे आपको मान लो लीनियर लीनियर मूव कराना है उसको, ठीक है, लीनियर, तो किससे करोगे? G01 से। यदि उसको सर्कुलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, तो CW क्लॉकवाइज डायरेक्शन सर्कुलर, तो G02, एंटी क्लॉकवाइज G03, ड्वेल जी होल्ड G05, G06, अवॉइड एक्सेलरेशन G07, जी डिक्लेरेशन G08, मतलब धीमे चलाना है, तेज चलाना है। तो इस प्रकार के ये सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, जी कोड कहलाते हैं। बहुत सारे होते हैं, देखिए G11 है, G14 है, G17 है, G18 है, G19 है। ठीक है, तो इतने सारे आपको याद होने चाहिए। अब चूंकि आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है, कोई 5 जी कोड या एम कोड लिखिए, तो आपको मिनिमम 5 से 10 जी कोड तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना? तो कोशिश ये रहेगी हमारी कि हम जी कोड में से कम 10 जी कोड आप याद कर लें। ठीक है, तो ये कहलाएंगे आपके जी कोड। याद करने का काम आपको करना है, मैंने सारे जी कोड आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एम कोड, देखिए एम कोड, इतने सारे एम कोड होते हैं और आपको ये एम कोड भी याद करने हैं। इनमें से जो आपको सुटेबल लगे, है ना, जो सुटेबल लगे वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए शुरुआत के एम कोड याद करें तो ज्यादा आसानी होगी, जैसे M05 स्पेंडल स्पोर्ट, M06 टूल चेंज, M07 मिसलिनियस कूलेंट ऑन, फ्लूइड ऑन, है ना, M09 कूलेंट ऑफ। तो ये कूलेंट वाले आप याद कर लें। तो इस प्रकार से आपको सारे एम कोड और जी कोड याद होने चाहिए जब आपको किसी भी प्रोग्राम, किसी भी मशीन, सीएनसी मशीन की आपको प्रोग्रामिंग करनी है, तो आपको सारे जी कोड और एम कोड याद होना चाहिए। जैसे ही आपको जो 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 आपको एक्शन परफॉर्म करना है सीएनसी मशीन पे, तो वो जी कोड और एम कोड आप लगा सकते हैं। हर जी कोड और एम कोड का एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जी कोड और एम कोड आपको मिनिमम 10 जी कोड एम कोड याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई जी कोड और एम कोड की बात। अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। अब है ऑटोमेटिक प्रोग्राम टूल, ईपीटी। ठीक है, ईपीटी क्या होता है? थोड़ा सा हाइपोथेटिकल बातें चलेंगी, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको दिखाया नहीं जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लग सकता है, लेकिन आपका ये सारी चीजें सीएनसी मशीन में घटित, सीएनसी मशीन की जो कंट्रोल यूनिट होती है, मेन पार्ट जो आपका कंट्रोल यूनिट वाला पार्ट होता है, वो पार्ट आपको समझाया जा रहा है। अब देखिए, स्वचालित प्रोग्राम टूल एपीटी या एक त्रिआयामी एनसी प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है। एपीटी केवल एक भाषा नहीं, अपितु यह कंप्यूटर प्रोग्राम भी होता है। ठीक है, तो एपीटी स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है, जो आपके इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको किस प्रकार से ऑटोमेटिकली उसको चलाना है। ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है? एपीटी। ठीक है, ऑटोमेटिक प्रोग्राम टूल। ठीक है, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम आपका क्या होगा? चलेगा, है ना। देखिए, कंप्यूटर असिस्ट पार्ट प्रोग्रामिंग एपीटी में मशीनिंग निर्देश अंग्रेजी जैसे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, जिन्हें बाद में कंप्यूटर द्वारा निम्न स्तरीय कोड में, निम्न स्तरीय लैंग्वेज कौन कहलाती है? वो 01 वाली। ठीक है, मशीन कोड में अनुवादित कर दिया जाता है। मशीन टूल कंट्रोलर द्वारा इनको निष्पादित किया जाता है। ठीक है, अब यहां पे
देखिए आप इसमें एपीटी में आपको हर एक उसके लिए एक अलग अलग कोड होगा। जैसे पॉइंट के लिए अलग होगा, पॉइंट 2040 है ना, लाइन के लिए अलग होगा, लाइन 20 mm, 30 mm, 50 mm, इस प्रकार से उसमें गाइडेंस दिए जाएंगे। ठीक है। प्रोग्राम भाषाओं में किसी एक का उपयोग करते समय प्रोग्रामर द्वारा मुख्य दो कार्य किए जाते हैं। ठीक है। कार्य क्षेत्र की ज्यामिति को परिभाषित करना, किस प्रकार की ज्यामिति आप बता रहे हैं कि किस प्रकार की ज्यामिति में आपको होल चाहिए है, होल चाहिए, या फिर जो भी आपको परफॉर्म करना हो, जो भी ज्योमेट्री आपको परफॉर्म करना है वो आप उस लैंग्वेज में लिखेंगे। उपकरण पथ और संचालन अनुक्रम निर्दिष्ट करेगा जो इंस्ट्रक्शन है और किस क्रम में उसको चलना है वो ये निश्चित करेगा आपका ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल। ठीक है ना। अब एपीटी को यूज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है। एपीटी ऑटोमेटिक प्रोग्राम टूल को यूज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए इससे क्या होता है, स्वचालित प्रोग्राम टूल के द्वारा वर्क टास्क को सरलता से पूर्ण किया जाता है। मतलब जो कार्य है यदि ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल आप यूज कर रहे हैं तो उसको आसानी से किया जा सकता है, कोई भी त्रुटि होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। मैनुअली मैन पावर को कम करता है जिससे ऑपरेशन कॉस्ट कम हो जाती है, अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोग्राम चलेगा, है ना। तो ये वो टूल है जो सीएनसी में बार बार ये बोला जाता है ना, एक बार इंस्ट्रक्शन डाल दो आप और आपका मशीन पूरा काम करके दे देगी। वो इसी के कारण आपका ऑटोमेटिकली प्रोग्राम रहता है, उसके कारण ही वो अपने आप काम करके दे देती है। ठीक है। अब देखिए कुछ ऑटोमेटिकली प्रोग्राम कार्य है जो लिखे गए हैं, जैसे देखिए सिंबल, ज्योमेट्री टाइप, डिस्क्रिप्शन डाटा। एपीटी द्वारा ज्यामिति विवरण तैयार करने के नियम कुछ है। देखिए यदि पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट को किस प्रकार लिखेंगे पॉइंट स्लैश 20, 40, 60, जितने का पॉइंट चाहिए हो आपको, 20 mm का, 40 mm पे चाहिए और 60 mm पे चाहिए, है ना। तो ये अपन ने डिसाइड कर दिया तो अपन को उतनी डिस्टेंस पे एक पॉइंट मिल जाएगा। अब यदि लाइन बनाना है तो देखिए लाइन L3 से शुरू करनी है, लाइन L3 कहलाएगी, है ना। लाइन बनेगी P3 पॉइंट से P4 तक पॉइंट लाइन बनेगी, है ना। तो इस प्रकार से ये वाले इंस्ट्रक्शन आपकी जो एपीटी प्रोग्राम लैंग्वेज रहती है उसमें ये परफॉर्म किए जाते हैं। देखिए ये बिंदु का हो गया, रेखा का हो गया, सर्कल का हो गया, प्लेन का हो गया, किस प्रकार से आप प्लेन बना सकते हैं, है ना। मोशंस के भी इसी प्रकार से रहते हैं। ठीक है। देखिए गो टू P1 मतलब रेफरेंस पॉइंट से P1 तक जाइए, है ना। ये जी कोड एम कोड की बात नहीं हो रही, ये आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो आपका वो बना रहता है वो किस प्रकार से वर्क करता है उसकी बात चल रही है ना। देखो पॉइंट टू पॉइंट, गो टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, है ना। पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट, ठीक है, ये मशीन टूल ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए गति, फीड और निर्दिष्ट करने के लिए, सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए, टॉलरेंस मान सेट के लिए मशीन टूल को अन्य क्षमताओं को क्रियान्वित करता है। ठीक है ना। तो ये सारे ये जो एपीटी है ये आपके अल्टीमेटली ये सारी चीजें पढ़ने का ये एक वो है कि जो आपका क्या बोलते एपीटी है वो एपीटी आपका ऑटोमेटिकली प्रोग्राम करता है पूरे सीएनसी मशीन्स के लिए। ये उसी के बारे में पूरा बताया गया है, किस प्रकार से वो उसमें लैंग्वेज यूज की जाती है और किस प्रकार से उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि किस प्रकार आप उसमें इन प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है। देखिए कटर के लिए अलग है, डिले के लिए अलग है, फेडर के लिए अलग है, फिर ऑक्सिलरी स्टेटमेंट आ जाते हैं, है ना, कि क्या करना है, पार्ट ओ सैंपल पार्ट ऑफ नंबर 1। ठीक है। तो ये सारे एपीटी के पार्ट से किस प्रकार से आप पॉइंट, सर्कल, प्लेन, है ना, मोशन के लिए और ऑक्सिलरी स्टेटमेंट किस प्रकार से आप उसमें दे सकते हैं। और एपीटी थोड़ा सा एपीटी को समझना कठिन है क्योंकि यहां पे डायरेक्ट आपको
सीधा सीधा वैसा पढ़ाया जा रहा है आपको लैंग्वेज में, क्योंकि अगर यदि जब आप उस पर प्रैक्टिकल करते हैं, मतलब आप उस एपीटी प्रोग्रामिंग पे वर्क करते हैं, थोड़ा सा कठिन वो है ना, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली समझ में आता है, ऐसा आप पढ़ के इतना ज्यादा समझ में आपको नहीं आएगा। तो मैंने आपको इसलिए सिर्फ एक आइडिया, बेसिक आइडिया दे दिया कि एटीपी होता क्या है, किस प्रकार से उसमें काम किया जाता है ना, और कैसे आप उसको पढ़ सकते हैं। नॉर्मल एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे दी है एपीटी के बारे में, आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा सा टफ लैंग्वेज भी टफ है, और थोड़ा सा कंप्यूटर भाषा है, तो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा मैकेनिकल वालों को ज्यादा कम टाइम लगता है। अब आती है कैनेट साइकिल। कैनेट साइकिल देख लें। कैनेट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी किसमें, आपके सीएनसी मशीन्स में। सीएनसी मशीन्स के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें कैनेट साइकिल डायरेक्टली यूज की जाती है। ठीक है, कैन मशीन मूवमेंट का संयोजन होता है। कैन चक्र जो होता है वो मशीन मूवमेंट का, मशीनों के जो मूवमेंट का उनका संयोजन होता है, जो ड्रिलिंग, बोरिंग, मिलिंग, टैपिंग के समान मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, है ना। यह चक्र कई ब्लॉक के सामान्यतः निर्दिष्ट मशीन ऑपरेशन को निर्दिष्ट करने के लिए जी कोड के साथ प्रयोग किया जाता है। यह मशीनिंग प्रोग्राम को सरल बनाता है और इससे फिक्स्ड चक्र भी कहा जाता है। कैनेट चक्र का प्रयोग मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट, एरोस्पेस कंपोनेंट और मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग किया जाता है। अब कैनेट साइकिल सॉरी, कैनेट साइकिल होती क्या है? कैनेट साइकिल में एक साथ कई ऑपरेशन परफॉर्म कर जाते हैं एक ही जी कोड के माध्यम से। ठीक है, एक ही जी कोड के माध्यम से कई ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर जाते हैं। यदि कोई ऑपरेशन आपको बार बार करना है तो डायरेक्ट आप एक कैनेट साइकिल का जी कोड लगाइए और वो ऑपरेशन एक साथ आपके परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए डीप ड्राइंग होना है, इसमें इसमें क्या होना है, डीप ड्राइंग। तो इस डीप ड्राइंग का पूरा एक कैनेट साइकिल है 83। ये रेफरेंस पॉइंट से आप इतने पॉइंट पे जाएंगे और इतने पॉइंट पे वो होल्ड करके वापस आ जाएगा। ये पूरा मशीनों का वो होता है कि भैया ये इतना ट्रेवल किया, वहां पे होल्ड किया, वहां से आया और वापस अपने रेफरेंस पॉइंट पे चला गया। तो ये पूरी प्रोसेस एक ही जी कोड में हो जाती है। एक जी कोड लगाओगे तो पूरी प्रोसेस हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, इससे होता क्या है कि देखिए, जो आपको नंबर ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे वो नहीं लिखने पड़ेंगे कि आपने G01 बनाया कि एक यहां से वहां तक गया, फिर वहां पे आपने ड्रिल का एक जी कोड लगाया, फिर उसने ड्रिल किया, ड्रिल से फिर वापस आने वाला जी कोड लगाया रेफरेंस पॉइंट वाला। तो ये बार बार जी कोड बार बार नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, आपको एक लगाइए G83, मतलब जो भी आपका वो होगा कैनेट साइकिल वाला, है ना। तो कैनेट साइकिल वाला एक लगाएंगे तो वो पूरी प्रोसेस एक ही बार में परफॉर्म हो जाएगी। बार बार आपको जी कोड एम कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही कम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनेंगे और आपका प्रोग्राम छोटा हो जाएगा, और जो आपकी कंट्रोल यूनिट की जो मेमोरी है वो आवश्यकता के अनुसार कम होगी, है ना। देखिए ये सब पूरे कैनेट साइकिल, ये देखिए इस प्रकार से आपका ये एक ब्लॉक्स होता है। ये देखिए ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया। तो इस प्रकार से कई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, है ना। तो ये एक पूरा प्रोग्राम कहलाएगा आपका N5, M10, N15, N20, N25, N30 तक गया है। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, आपका एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाएगा, ये पूरा प्रोग्राम कहलाएगा आपका। ठीक है, अब देखो कैनेट साइकिल, देखिए विभिन्न कैनेट साइकिल है। देखिए G73 इसमें फीड देगा, ड्वेल पे आएगा, रैपिड आउट होगा, हाई स्पीड ड्रिलिंग होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये कैनेट साइकिल के पूरे 3-4 टाइप दिए गए हैं। ये एक उनने स्पेसिफाई कर दिया कि यदि आपको ये काम कराना है तो आप ये कैनेट साइकिल का ये कोड यूज कर सकते हैं, G77, G76, G74, G73, G81, G82, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने बता दी यदि आपको ये काम करना है तो ये कोड आप किसके, कैनेट साइकिल के, कैनेट चक्र के ये कोड यूज कर सकते हैं। देखिए ये और भी है ना। तो ये हो गई आपकी कैनेट साइकिल। कैनेट साइकिल का बेसिकली जो यूज है वो आपको एक साथ कई प्रक्रम परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल
किया जाता है, डू लूप, है ना। यदि एक ऑपरेशन को कई समान चरणों में दोहराया जाना है ना। अब देखिए ये भी सेम है, देखिए अब इस रेफरेंस पॉइंट से आपको लगातार कंटिन्यू 5 वो करने हैं, क्या करने हैं, होल करने हैं। तो ये हो गया, आपको जॉब परफॉर्म करना है। अब यदि इसको प्रोग्रामिंग उसमें देखें तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। इस प्रकार से होगा, देखिए प्रारंभ करेंगे, लूप काउंटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया आपने, सीएनसी प्रोग्राम में ब्लॉक्स बने उसके, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बना और लूप काउंटर में गया, ठीक है। अब लूप काउंटर में वृद्धि होगी कि भैया नहीं हमें 5 बनाना है, लूप काउंटर में वृद्धि कर ली, क्या काउंटर अधिकतम मान को प्राप्त कर चुका है, मतलब जो जितने उसको दिए हैं तो उतने काम कर लिया है। उन्होंने बोला नहीं भैया 2 ही में हो पाया है, 2 ही में हो पाया है, तो फिर वो वहां से फिर पीछे गया, फिर वही इंस्ट्रक्शन, फिर इंस्ट्रक्शन मिले, भैया 2 और कर दिए उसने, तो कितने हो पाए, 4 ही हो पाए हैं। तो फिर उस इधर गया तो फिर उसने कहा नहीं 4 हो पाए, एक और बचा है, तो फिर वहां से फिर साइकिल चालू हुई, फिर यहाँ पे आया, फिर उसने कहा हाँ अब 5 हो गए हैं। अब जब 5 हो गए हैं तो उन्होंने कहा हाँ भैया अंत कर दिया जाए। तो ये कहलाता है डू लूप, ये पूरा डू लूप है ना। किस प्रकार से आपको कंटिन्यूअस फंक्शन में आपको ड्रिल होल करना है या कोई भी जो मशीनिंग प्रोसेस है वो आपको बार बार परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए डू लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको मैंने बता दिया किस प्रकार से 5 होल्स किए जाते हैं। आपको उनने पहले इंस्ट्रक्शन दिए, उनने 2 कर दिए, हाँ तो मशीन को फीडबैक गया कि हाँ 2 हो गए हैं, तो उनने कंटिन्यू और किया, फिर और संख्या मैक्सिमम अपन ने 5 का दिया था, जब तक 5 नहीं हो पाएंगे तब तक कंटिन्यू उस प्रोसेस को वो करता रहेगा। तो डू लूप का कार्य क्या होता है, एक साथ बहुत सारे काम परफॉर्म करने के लिए डू लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो डू लूप्स का तो अभी तक अपन ने आज के वीडियो में अपन ने जो पढ़ा थोड़ा सा कंप्यूटर ओरिएंटेड था। अब क्योंकि पूरा पार्ट प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, तो प्रोग्रामिंग जनरली आपकी किस पे, पूरी कंप्यूटर पे की जाती है, और जो सीएनसी की कंट्रोल यूनिट पे पूरा इसका वर्क किया जाता है। तो पार्ट प्रोग्रामिंग थोड़ा सा टफ टॉपिक है, और समझने के हिसाब से यदि आपको थोड़ा सा कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आपको बहुत अच्छा टॉपिक्स लगेगा, क्योंकि यदि आपको पार्ट प्रोग्रामिंग पे आपकी कमांड हो जाती है तो आप सीएनसी में वर्क करने के लिए बहुत आसानी से उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब आज की वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे, है ना। अगले वीडियो में अपन जो इसमें कुछ और टर्म्स रह गए हैं, है ना, जैसे ऑटोमेटिक मशीन्स क्या होती हैं, पीएलसी क्या है ना, और बस इतना ही है आपके सिलेबस में। तो अगले वाले वीडियो में अपन ऑटोमेटिक मशीन्स और पीएलसी, ठीक है, जो होते हैं उनको उनकी चर्चा करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।